2G नीलामी से सरकार हुई मालामाल। संचार मंत्री ने कहा 51,000 करोड़ की मिली बोलियां। कल 5वें दिन भी जारी रहेगा ऑक्शन। प्रोडक्शन शुरू नहीं करने वाली 61 कोल ब्लॉक पर पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट तैयार। 20 कोल ब्लॉक हो सकते हैं रद्द। एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के निराश करने वाले नतीजे। अंबुजा का मुनाफा 21% गिरा। एसीसी के मार्जिन पर दबाव। दायरे में फंसा बाजार, मगर दिन भर उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान में बंद होने में कामयाब। निफ्टी 6,000 के ऊपर बंद। Up to 50 crores of profit, the government will exempt small companies from paying taxes. Rest of us will have to pay taxes. भारी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के लिए सरकार खत्म करे टैक्स छूट। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा 50 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को नहीं मिले कोई राहत। मगर प्रफुल्ल पटेल ने एक बार फिर मांगा ऑटो इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज। वित्त मंत्रालय से कमर्शियल व्हीकल की एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर कॉमनवेल्थ के स्ट्रीट लाइट घोटाले में दर्ज हुई नई एफआईआर। शीला दीक्षित का नाम नहीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है जांच की आंच। ऑटो एक्सपो में दूसरा दिन रहा छोटी कारों के नाम। मारुति की नई ऑटोमेटिक कार सिलेरियो से उठा पर्दा। डस्टिन गो भी हुई लॉन्च। और ऑटो एक्सपो में लग्जरी और कंसेप्ट कारों का भी खूब दिखी धूम। BMW की हाइब्रिड कार i8 ने लूटा सभी का दिल। जगुआर फॉक्सवैगन ने भी दिखाई होश उड़ाने वाली कंसेप्ट कारें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल और मैं हूं विपिन भट्ट। इससे पहले की खबरों में विस्तार से जाएं, देखते हैं कुछ और हेडलाइंस। HCL ग्रुप उतरी हेल्थ केयर के कारोबार में। HCL एविटास के नाम से देश भर में क्लिनिक खोलने की है योजना। 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जेट एयरवेज के शेयर में 11% का जोरदार उछाल। CCI ने एतिहाद को जेट प्रिविलेज में 50% हिस्सेदारी खरीदने को दी मंजूरी। केजरीवाल सरकार ने 13 करोड़ के बिजली बिल किए माफ। आंदोलन के वक्त नहीं भरा था बिल। इधर बिजली कंपनियों ने मांगा 100 करोड़ का बकाया। और लोगों से सीधा जुड़ने की मोदी की एक और कोशिश। चाय की चुस्की के साथ कीजिए मोदी संग गप। बीजेपी का 12 फरवरी से चाय पर चर्चा कार्यक्रम। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने 180 देशों को दिया वीजा ऑन अराइवल। लेकिन क्या इससे बढ़ेगा टूरिज्म, करेंगे बुलेटिन में विस्तार से चर्चा। पैसे की किल्लत से जूझ रही सरकार के हाथ कुबेर का खजाना लग गया है। 2G नीलामी से सरकार ने जितना मिलने की उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संचार मंत्री ने खुद कहा है कि सरकार को अब तक 51,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां मिल चुकी है। खास बात यह है कि स्पेक्ट्रम की मांग अब भी बची हुई है। सीधा सा मतलब है कि कल भी ऑक्शन जारी रहेगा और सरकार की झोली और भरनी तय है। Response has been fairly good. We moved up to, over 51,000, and it's going to go on to tomorrow. But hopefully, at the end of the day, we will have satisfaction that we have ironed out all the creases and brought the sector back to its earlier zenith, and hopefully this will help the industry, help the consumer, and help the government. किस स्पेक्ट्रम और कहां से आ रही है सबसे ज्यादा मांग, पूरी अपडेट के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी अंजुल के पास। अंजुल, क्या अपडेट है आपके पास? जैसा कि संचार मंत्री कह रहे थे कल भी नीलामी जारी रहेगी। जाहिर है सरकार को उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। आज यह स्पेक्ट्रम ऑक्शन का आज 4th डे था। सरकार को अभी तक 51,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज मिले हैं, जबकि सरकार का बेस प्राइस के मुताबिक जो टारगेट है वो 40,000 करोड़ रुपीस का था। काफी ऊंची चले गई है। 28 राउंड हुए हैं। कल भी कंटिन्यू करेगी जैसे टेलीकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने कहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो हालांकि सेटिस्फाइड है रेवेन्यू टारगेट के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से काफी सक्सेसफुल ऑक्शन है। लेकिन वो चाहते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज जो है अब इसको एक्सपैंड, कंज्यूमर को सर्विसेज एक्सपैंड करने में
जो है फोकस करें, वॉइस टेलीफोनी से डेटा सर्विस की तरफ जाएं। आज जहां तक आज की ऑक्शन का सवाल है, 28 राउंड में जो है एक्सेस डिमांड कई सर्कल्स में देखी गई, जिस वजह से जो ऑक्शन है वो कल भी कंटिन्यू करेगी। 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में बिड्स आई हैं, सभी सर्कल्स में 1800 की भी बिड्स आई हैं, लेकिन कुछ सर्कल्स में एक्सेस डिमांड है और जो ऑपरेटर्स हैं वो जो है एक सर्कल से दूसरे सर्कल में शिफ्ट कर रहे हैं और हर एक राउंड में जो है वो चेंज हो रहा है पैटर्न, यानी कि अभी डिमांड जारी है। इसी कारण जो है कल भी ऑक्शन चलेगी। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए अंजुल। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। कैबिनेट ने वोडाफोन के 10,141 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन पैसों के जरिए वोडाफोन ग्रुप अपनी भारतीय सब्सिडियरी वोडाफोन इंडिया में हिस्सेदारी बढ़ाकर 100% करेगा। हम आपको बता दें कि एफआईपीबी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने दिसंबर में वोडाफोन को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 100% करने को मंजूरी दी थी। यूजर और रेवेन्यू के लिहाज से देश में दूसरी बड़ी कंपनी वोडाफोन इंडिया में वोडाफोन की करीब 85% हिस्सेदारी है। कंपनी अब करीब 11% शेयर पिरामल ग्रुप से खरीदेगी, जबकि बाकी हिस्सा वोडाफोन इंडिया के पूर्व चेयरमैन अनिलजीत सिंह से खरीदे जाएंगे। सरकार ने पिछले साल अगस्त में टेलीकॉम में 100% एफडीआई को मंजूरी दी थी और पहले ये सीमा 74% थी। उत्पादन शुरू न करने वाली 61 कोल ब्लॉक्स पर कार्रवाई हो सकती है। पर्यावरण मंत्रालय इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुका है, जिसमें 20 कोल ब्लॉक्स को रद्द करने की सिफारिश की गई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अंशु शर्मा से। अंशु, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? सरकारी सूत्रों के अनुसार कम से कम 20 कोल ब्लॉक्स जो प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट हुआ है और जो नॉन प्रोड्यूसिंग है, अभी तक माइनिंग जिसमें शुरू नहीं हुई है, वो डी एलोकेट हो सकती है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो कि रिव्यू करेगी ये 61 कोल ब्लॉक्स को, वो कल से शुरू हो रही है और शनिवार तक चलेगी। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप 61 कोल ब्लॉक्स पे डिसीजन लेगी, जो कि रिकमेंड किया जाएगा कोल मिनिस्ट्री को। फाइनल डिसीजन कोल मिनिस्ट्री पे निर्भर करेगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से पूछा जाएगा कि क्या टाइमलाइन होगी स्टेज 1 और स्टेज 2 फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए। उसके बाद बाकी बचे कोल ब्लॉक्स पे डिसीजन लिया जाएगा। ये तब आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि 61 कोल ब्लॉक्स पे सरकार क्या करेगी। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। इंडस्ट्री कहती है कि डायरेक्ट टैक्स पर छूट खत्म हो, मगर मंत्री चाहते हैं कि इंडस्ट्री को टैक्स में छूट मिले। दिलचस्प है, मगर आज कुछ ऐसा ही दिखा। इन्फोसिस के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नारायण मूर्ति ने बड़ी कंपनियों को मिलने वाली टैक्स छूट का भारी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को टैक्स छूट बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। हमसे खास बातचीत में नारायण मूर्ति ने कहा कि भारी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को सरकार टैक्स छूट देती है, ये किसी तरह से सही नहीं है। It is time that we removed all tax exemptions. It doesn't make sense. As I've said time and again, it doesn't make sense that an Infosys or any of its competitors who earn whatever 9-10,000 crores of profit, after paying, we ourselves pay 27-28% tax in India, but after paying taxes in 20 odd countries and paying 27-28%, we still make a huge profit. We should be paying taxes. There should be no tax exemption. And we can say that up to 50 crores of profit, the government will exempt small companies from paying taxes. Rest of us will have to pay taxes. This also reduces hassles in dealing with the tax department. We don't want any of those things. We want to get on with our job. जहां नारायण मूर्ति बड़ी कंपनियों के लिए टैक्स छूट खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार ऑटो सेक्टर के लिए रियायत चाहती है। भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर ऑटो सेक्टर के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की मांग की है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल वाहनों पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 8% की जानी चाहिए। पटेल के मुताबिक ऑटो सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। पटेल ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से ऑटो सेक्टर का रिवाइवल जल्दी होगा।
I've written to the finance minister. I've also spoken to him, and I will be further meeting him over the next few days to see what best we can do. It is important not only from the excise point of view, but also I think we are looking at various ways, including incentives for phasing out the older vehicles, which would be very useful for people to come in and buy newer vehicles, especially I would say in the heavy commercial vehicle segment. राजनीतिक अस्थिरता के कारण इंडस्ट्री का भारत पर भरोसा घट रहा है। हिंदुजा ग्रुप के मुताबिक भारत में संभावनाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम की वजह से भारत में निवेश करना काफी मुश्किल है और अगर सिस्टम ठीक हो जाए तो भारत काफी तेजी से विकास करेगा। India long term is very interesting and has a lot of potentiality. We have been committed to India. Unfortunately, things have not been moving in the direction what we were looking for. We talk about need in investment in infrastructure. There is no need. We have to get ourselves prepared in India because we are not ready to accept the investments here. Forget the other foreigners. We who are committed to India ourselves find it very difficult to invest. And when we want to invest in infrastructure, we find so many difficulties. So the systems have to be corrected. Once the systems are corrected, India can be ahead of all the countries in the world. और मारुति ने लॉन्च की ऑटोमेटिक कार सेलेरियो, क्या है इसमें खास, देखेंगे आगे। और किन लग्जरी कारों का रहा ऑटो एक्सपो में जलवा, ये भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब बात देश के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो की, जो कल से आम जनता के लिए खुल जाएगा। ये 12वां ऑटो एक्सपो है। इसमें भारत और विदेश की करीब 55 कंपनियां हिस्सा ले रही। अगर आप बार बार क्लच दबाने और गियर बदलने से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये कार आपके लिए ही है, वो भी मारुति के भरोसे के साथ। मारुति ने आज ऑटो एक्सपो में हैचबैक सेलेरियो लॉन्च कर दी है। इस कार की खासियत है इसमें लगा हाइड्रोलिक सिस्टम। इससे बिना क्लच के ही गियर बदला जा सकता है। सेलेरियो की दिल्ली एक शोरूम कीमत 3,90,000 से करीब 5 लाख रुपए के बीच होगी। सेलेरियो की ऑटोमेटिक वर्जन में मैनुअल वर्जन के मुकाबले 5% कम फ्यूल खर्च होगा। ये गाड़ी 7 अलग अलग रंगों और 6 वेरिएंट्स में मिलेगी। इसकी माइलेज होगी करीब 23 किलोमीटर प्रति लीटर। कंपनी को भरोसा है कि सेलेरियो एक और माइलस्टोन साबित होगी। प्राइस बहुत कम्पिटिटिव है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन से केवल 39,000 रुपये ज़्यादा महंगी है ऑटोमेटिक। दूसरा इसके अंदर है फ्यूल एफिशिएंसी इसकी ऑटोमेटिक के बराबर ही, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत अच्छी है। तो एवरीवे यू आर ए विनर। सर अगर प्राइस की बात करें, काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग मारुति ने सेलेरियो की है, लेकिन इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियां, खासतौर से A2 सेगमेंट जो है, वहां पर सर मार्केट थोड़ा सा टफ है, नंबर्स कम हुए हैं। आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है सेलेरियो से, क्या नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए बहुत एक्सपेक्टेशन है। आपने सही कहा कि इस साल मार्केट स्लो चल रहा है, लेकिन मार्केट को रिवाइव करने का एक नया तरीका होता है अट्रैक्टिव गाड़ी दी जाए। और एक टिपिकली हमारा मारुति सुजुकी की फिलॉसफी है कि कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू दी जाए और उसी वैल्यू पे एक अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए। देखिए इतनी न्यू टेक्नोलॉजी हमने कितनी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में दी, तो मेरे ख्याल से अच्छा मार्केट का असर पड़ेगा। मारुति सेलेरियो की सड़क पर परफॉर्मेंस कैसी है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकित वेंगुर्लेकर ने। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली चला रहा हूं अभी सेलेरियो, एंड द ब्यूटी ऑफ द MT इज कि जो 68 PS पावर 6000 RPM पे ये K10 इंजन डिलीवर करता है, वो सही मायने में समझ में आ जाता है। जरूरत पड़ने पर देयर इज इनफ पावर हर गियर रेशियो में, ताकि अगर आपको डाउनशिफ्ट करके ओवरटेक वगैरह करना पड़े हाईवे पे, देयर इज इनफ पावर।
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मारुति सुजुकी ने सेलेरियो में AMT टेक्नोलॉजी अपनाई है, which I think is a fantastic choice and बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ये सिस्टम। अब ऑब्वियसली ये अपने आप अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट तो कर ही लेता है गियर, लेकिन लेट्स से आप हाईवे पे है और आपको ओवरटेक करने की जरूरत है, जब आपको मैन्युअली डाउनशिफ्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही सहारा लेना है, तो बस पेडल जो है एक्सेलरेटर का थोड़ा ज्यादा दबा देंगे आप, गाड़ी रियलाइज कर लेती है कि ज्यादा पावर की जरूरत है, ऑटोमेटिकली डाउनशिफ्ट करके आपको एक्स्ट्रा पावर दे देता है जस्ट व्हेन यू वांट इट। एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरीथिंग ऑटोमेटिक एक मैनुअल ओवरराइड हमेशा आपके गियर बॉक्स में मौजूद है। बस M की तरफ शिफ्ट कर दीजिए अपना गियर लीवर एंड यू कैन स्टार्ट शिफ्टिंग गियर्स अपने आप। छोटी कारों के बाजार में धमाल मचाने के लिए अब निसान की डेटसन गो भी आ गई है। आज निसान ने ऑटो एक्सपो में इस कार को लॉन्च किया है। ये कार शेवरले स्पार्क, मारुति स्टारो, हुंडई की i10 जैसी कारों को टक्कर देगी। माइक्रा के बाद डेटसन गो भारत में निसान मोटर्स की दूसरी छोटी कार होगी। ऑटो एक्सपो में रोज नई नई कारों से पर्दा उठ रहा है और आज इसी कड़ी में फॉक्सवैगन ने अपनी कॉन्सेप्ट SUV टाइगन लोगों के सामने पेश की। महिंद्रा ने अपनी सबसे महंगी XUV 500 का हाइब्रिड वर्जन भी दिखाया है और कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को इस गाड़ी के जरिए दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। इस कार में डीजल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर लगा है जो लिथियम आयन बैटरी पर काम करता है और कंपनी के अनुसार हाइब्रिड XUV 500 कम रफ्तार पर इलेक्ट्रिक मोटर पर काम करती है और तेज रफ्तार पर ये ऑटोमेटिक डीजल इंजन पर चलने लगती है। कंपनी ने फिलहाल इसकी कीमत और लॉन्च के बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। आज जगुआर ने अपनी रेसिंग कार F टाइप और कॉन्सेप्ट कार प्रोजेक्ट 7 को दिखाया है। F टाइप में 5 लीटर का इंजन है और ये 550 हॉर्स पावर की ताकत देती है। इस कार की कीमत $2.25 करोड़ है। जगुआर की कॉन्सेप्ट कार प्रोजेक्ट 7 में भी 5 लीटर का इंजन है और ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 5 सेकंड से भी कम वक्त में तय कर लेती है। फॉक्सवैगन ग्रुप की ऑडी ने A3 की शोकेसिंग की। इस कार में 2.25 लीटर का इंजन है। ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव है और कंपनी इस कार को इस साल के मिड में लॉन्च करेगी। लग्जरी कार कंपनी BMW ने i8 हाइब्रिड कार दिखाई है। इस कार में इलेक्ट्रिक इंजन है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी लगाया गया है जो 228 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इस कार की टॉप स्पीड है कुछ 250 किलोमीटर। BMW इस कार को सिर्फ इन्विटेशन पर ही बेचेगी। BMW i8 is one such exclusive super premium कार और ये इस वजह से नहीं कि इसकी प्राइस टैग 2 करोड़ से ऊपर है। ये किस वजह से बताएंगे ट्यूटू धवन जी। This is actually a hybrid, petrol and electric hybrid. और एक छोटा सा इंजन है जो पावर करता है इलेक्ट्रिक को एंड इट गिव्स अबाउट 120 किलोमीटर रेंज में यू कैन अचीव ऑन दिस स्पीड एंड 4.4 सेकंड्स के अंदर इट कैन गो फ्रॉम 0 to 100. What do you want? जनरली जो परसेप्शन होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स पावरफुल नहीं होते हैं, जो पेट्रोल हेड्स होते हैं, दे हैव बीन अपोजिंग और रेजिस्टिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स ये कह के कि यार वो मजा नहीं आता जो पेट्रोल इंजन में आता है। बट हाइब्रिड का ये जो कॉम्बिनेशन है BMW ने दिखा दिया है इन अ ट्रू ब्लू स्पोर्ट्स का 0 to 100 in 4.4 सेकंड्स। फिनोमिनल। गाड़ी के साथ मतलब जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हैं ना, गाड़ी के साथ चार्जर मिलता है। ये देखिए, check this out. This is actually the BMW i wall charger, and when you buy this car you actually get this wall charger which obviously is connected to your electrical supply and ये आपकी गाड़ी को चार्ज कर देता है and ये गाड़ी बेची जाएगी सिर्फ by invitation। अब एक तो बिक गई है, सचिन तेंदुलकर साहब जो BMW के ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनके पास आ गई है। अब आपको देखना है, थोड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी। ट्यूटू धवन जी, आप कुछ मदद करेंगे लोगों को खरीदवाने में? देखिए, ये एक हाई एंड माइटी के लिए ही गाड़ी बनाई गई है और उनको बाय चॉइस दी जाएगी।
not something which is going to be available to general public. Absolutely, and I think उसी के ये exclusivity के ये ज़्यादा पैसे कमाता है। वही ऑटो एक्सपो में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मोजो और सेंचुरो 2 बाइक्स लॉन्च कर दी हैं। इन दोनों बाइक्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नए फीचर्स के साथ महिंद्रा ने इन्हें बेहतर बनाया है और कंपनी ने आज इनकी कीमत का खुलासा तो नहीं किया है, मगर कंपनी को उम्मीद है कि वो अपने कंपेटिटर्स को अच्छी टक्कर देगी। और बाजार क्यों नहीं पकड़ पा रहा रफ्तार, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। साथ ही कैसे रहे एसीसी और अंबुजा के नतीजे, इसके भी डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आज आखिर में बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स निफ्टी करीब 4.5% बढ़त पर बंद हुए। छोटे और मझोले शेयरों की स्थिति कुछ बेहतर थी। बाजार में आज के कारोबार पर और विस्तार से बातचीत कर रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। साफ तौर पर बाजार का ट्रेंड बाय ऑन डिप्स बनता जा रहा है और पिछले 4 दिनों से मिड कैप शेयर बाजार की मजबूती को लीड करने का काम कर रहे हैं। आज दिग्गजों में शुरुआत मजबूती के साथ हुई, जिस तरह से एशियाई बाजारों के संकेत पॉजिटिव थे, लेकिन 10:30 बजे के आसपास देखिए आप चार्ट पर किस तरह से तेज गिरावट होती दिखी निफ्टी पर। ऊपरी लेवल से निफ्टी लगभग 75 पॉइंट एकदम से फिसलता हुआ दिखा कुछ ही मिनटों में, लेकिन वहीं से अंत तक फिर एक रिकवरी का दौर जो शुरू हुआ, जो बाय ऑन डिप्स का एक परफेक्ट एग्जांपल है। दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास फिर से निफ्टी पर क्लोजिंग होने की कोशिश होती हुई नजर आई। हाँ, 6050 के लेवल को थोड़ा सा रेस्पेक्ट किया और उसके नीचे हम बंद होते हुए दिखे हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा मिड कैप शेयरों ने सुबह से ही ज्यादा मजबूती की कमान संभाली थी। हालांकि बाजार बंद होते होते उनके गेंस कम जरूर हुए, लेकिन सुबह लीडरशिप यहीं से आती हुई नजर आई। वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में बेहतर होते हुए दिखे और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद भी आज गिरने वालों के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा ही नजर आई, क्योंकि मामला बराबरी का था और अंत में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। एफएमसीजी शेयरों ने लीड करने का काम किया। लीवर और आईटीसी जैसे दिग्गजों से लीडरशिप साफ तौर पर आई और इनके अलावा ऑटो शेयरों में कल की तेजी आगे बढ़ती हुई नजर आई। मारुति, एमएनएम काफी मजबूत थे आज, लेकिन रियल्टी शेयरों से दबाव बना। डीएलएफ, एचडीएल जैसे शेयरों पर आज साफ तौर पर प्रेशर नजर आया और बैंक्स कल की मजबूती के बाद आज फिर से पिघलते हुए दिखे और ये दिग्गज बैंक्स कमजोरी के साथ ही बंद हुए। इनके अलावा निफ्टी पर जिन शेयरों में मजबूती दिखी, कोल इंडिया आज टॉप गेनर के तौर पर 5% का बड़ा उछाल दिखाया। वहीं टाटा पावर, एनएमडीसी में भी मजबूती और जो निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक्स हैं, जेपी एसोसिएट, भेल जैसे, यहाँ पर कमजोरी हुई। भेल के नंबर्स कल आए थे, आज लगभग सारे डाउनग्रेड्स फिर से एफआईज की तरफ से और स्टॉक में 2.5% का नुकसान। डिफेंसिव स्टॉक सिप्ला और बाकी फार्मा शेयर भी आज कमजोरी के साथ बंद हुए। कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है उनमें पावर ग्रिड के नंबर्स थोड़े से कमजोर दिखे। टिमकेन भी आज कमजोर था। प्राज में थोड़ी सी मजबूती नजर आई। आज जो नतीजा है उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक और सिटी यूनियन बैंक जैसे बैंक्स के नतीजे थे। इनके अलावा एसीसी के नतीजे थोड़े से उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिखे। बलरामपुर चीनी और श्रेय इंफ्रा, ये नतीजे बाजार को पसंद आए। चेन्नई पेट्रो, अबान ऑफशोर और बजाज कोप में भी नतीजों के दम पर थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन दिखा। खबरों के दम पर 2 शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा। जेट एयरवेज, यहाँ पर जो जेट प्रिविलेज इनका लॉयल्टी प्रोग्राम है, वहां पर इन्होंने इतिहाद के साथ जो डील की उसे सीसीआई की मंजूरी मिल गई। स्टॉक पर 11% का बड़ा उछाल और एस्कॉर्ट्स पर सीसीआई की तरफ से यहाँ पर एक कुछ पेनल्टी लगाने की बात आई है। स्टॉक में 4% की गिरावट साफ नजर आई। अब बात करते हैं आज आए नतीजों की। दिग्गज सीमेंट कंपनी एसीसी ने अपनी चौथी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कंपनी के मुनाफे में कमी आएगी, लेकिन हुआ इसका उलट। चौथी तिमाही में कंपनी का साल दर साल मुनाफा करीब 11% बढ़कर 278 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हालांकि कंपनी की बिक्री में अनुमान से ज्यादा कमी आई है। कारोबारी साल 2012 की चौथी तिमाही में कंपनी की बिक्री करीब 3100 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब ये घटकर 2700 करोड़ रुपए के भी नीचे आ गई है। और एसीसी ने चौथी तिमाही में 40 करोड़ रुपए के टैक्स खर्च के मुकाबले 36 करोड़ रुपए का टैक्स राइट बैक किया है और कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 0.10% रहा है। हालांकि अनुमान करीब 11% का था। एसीसी के साथ अंबुजा सीमेंट ने भी बाजार को चौंकाते हुए अपनी चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 50% बढ़कर 316 करोड़ पर पहुंचा है, जबकि अनुमान मुनाफे में गिरावट का था। हालांकि कंपनी की बिक्री अनुमान के मुताबिक ही रही है। अंबुजा की बिक्री 2313 करोड़ रुपए से घटकर 2191 करोड़ रुपए पर आ गई है। कंपनी ने निवेशकों को प्रति शेयर ₹2.20 का डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है।
आज जेट के शेयर में 11.25% तक का जोरदार उछाल देखने को मिला है। दरअसल अबू धाबी की एतिहाद अब जेट प्रिविलेज में 50% के करीब हिस्सा खरीदेगी और इस पर कंपनी को कंपटीशन कमीशन की मंजूरी भी मिल चुकी है। फिलहाल ये सौदा कितने में होगा इस पर डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जेट प्रिविलेज जेट की कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की यूनिट है। अब माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर। अवैध आयरन और एक्सपोर्ट के मामले में सीबीआई ने आज 10 बड़े शहरों में 19 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे कर्नाटक के बेल्लारी पोर्ट से 21 लाख आयरन ओर के अवैध एक्सपोर्ट के सिलसिले में मारे गए। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु, बेल्लारी, होस्पेट, सुंदूर, गोवा, सालेम, कोलकाता, मुंबई, गुड़गांव और बेलगाम में सीबीआई की टीमों ने छापे मारे हैं। अवैध एक्सपोर्ट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 22 एफआईआर दर्ज किए हैं। साथ ही पूछताछ के लिए विभागीय अधिकारियों के अलावा 50 लोगों की पहचान की गई है। और केजरीवाल सरकार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी में। क्या है मामला, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और क्या समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट आरएसएस के इशारे पर हुए थे, किसने लगाया है ये गंभीर आरोप, सुनिए आगे। टू जी नीलामी से सरकार हुई मालामाल। संचार मंत्री ने कहा 51,000 करोड़ की मिली बोलियां। कल 5वें दिन भी जारी रहेगा ऑक्शन। प्रोडक्शन शुरू न करने वाले 61 कोल ब्लॉक्स पर पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट तैयार। 20 कोल ब्लॉक्स हो सकते रद्द। दायरे में फंसा बाजार, मगर दिन भर उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान में बंद होने में कामयाब। निफ्टी 6,000 के ऊपर बंद। Up to 50 crores of profit, the government will exempt small companies from paying taxes. Rest of us will have to pay taxes. भारी मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के लिए सरकार खत्म करे टैक्स छूट। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा 50 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को न मिले कोई राहत। मगर प्रफुल्ल पटेल ने एक बार फिर मांगा ऑटो इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज। वित्त मंत्रालय से कमर्शियल व्हीकल की एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर कॉमनवेल्थ के स्ट्रीट लाइट घोटाले में दर्ज हुई नई एफआईआर। शीला दीक्षित का नाम नहीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है जांच की आंच। और ऑटो एक्सपो में दूसरा दिन रहा छोटी कारों के नाम। मारुति की नई ऑटोमेटिक कार सिलेरियो से उठा पर्दा। कीमत होगी करीब 4 लाख। डेटसन गो भी हुई लॉन्च। और अब राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। वितरण कंपनियों की खस्ता हालत के चलते दिल्ली वाले जहां 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती झेलने को मजबूर है, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने एक और अजीबोगरीब फैसला ले लिया है। सरकार ने बिजली बिल पर 13 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट माफ करने का फैसला किया है। उन लोगों का बिल माफ किया जाएगा जो केजरीवाल के धरने के दौरान बिजली का बिल नहीं भर पाए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यही केजरीवाल सरकार कह रही है कि उसके पास टाटा ग्रुप की कंपनी नॉर्थ दिल्ली पावर का बकाया 110 करोड़ रुपए भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सरकार ने बकाया चुकाने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा है। उधर सुप्रीम कोर्ट अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी बीएसईएस की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। बीएसईएस ने एनटीपीसी की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल पावर सप्लायर एनटीपीसी ने करोड़ों रुपए के बकाये के भुगतान के लिए बीएसईएस को नोटिस भेजा था। साथ ही पैसे नहीं मिलने पर सप्लाई रोकने की धमकी दी थी। इस नोटिस के खिलाफ बीएसईएस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कांग्रेस को एक दिन में 2 झटके दिए हैं। केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुए स्ट्रीट लाइट घोटाले में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि एसीबी की इस एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम सीधे तौर पर नहीं है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि खरीद को लेकर बैठकें शीला के घर पर हुई थी और उन्हीं की मंजूरी के बाद ये सौदा तय हुआ था। आरोप है कि 5 से 6,000 रुपए में मिलने वाली स्ट्रीट लाइट 27,000 रुपए में खरीदी गई। इस मामले में एमसीडी के अफसरों पर भी ऐसे एक मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में आरोपी असीमानंद के हवाले से एक मैगजीन ने खुलासा किया है कि इन धमाकों को आरएसएस के कहने पर अंजाम दिया गया था। मैगजीन का दावा है कि अंबाला जेल में एक इंटरव्यू के दौरान असीमानंद ने बताया कि समझौता ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट को खुद मौजूदा आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मंजूरी दी थी। उधर असीमानंद के वकील वसंत छावा ने मैगजीन के इंटरव्यू के दावे को फर्जी बताया है और मैगजीन को नोटिस कर
माफी मांगी है। छावा ने दावा किया कि असीमानंद ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगे जाने पर पत्रिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैगजीन के दावों ने कांग्रेस को हमला करने का मौका दे दिया है। अभी देखते हैं, खुलासा क्या होगा तो सच होगा उसमें। मुझे लगता है मामला गंभीर है। होम मिनिस्ट्री को इसका नोटिस लेना चाहिए। किसी भी चीज को ऐसे इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। बीजेपी तो कहते रहेगी इग्नोर करो, लेकिन होम मिनिस्ट्री इसका कॉग्निजेंस ले तो अच्छी बात होगी। ये बहुत संवेदनशील समस्या है और इस पर ऐसी बात कही है तो इसको पार्टीगत रूप से ना देखते हुए इसको राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और गंभीरता के साथ, और ये मानकर कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उधर बीजेपी ने मैगजीन के दावों को बकवास करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इंटरव्यू बिना किसी तथ्यों के पेश किए गए हैं। This is absolute rubbish. Rubbish is the interview published by the magazine without any proper authentication, verification or something. The veracity, the authentication of the interview is absolutely a suspect. So we completely denounce. This is canard. Even the worst enemies of RSS can't say this. This is absolutely rubbish. We denounce it completely. इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। अहमदाबाद कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में पूर्व आईबी के बड़े अधिकारियों का नाम है। चार्जशीट में अधिकारी राजेंद्र कुमार का नाम है। इसके अलावा 3 मौजूदा अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि इस चार्जशीट में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह का नाम नहीं है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अब चाय पर चर्चा करेंगे। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए मोदी ने आम आदमी या आम लोगों से सीधे जुड़ने की योजना बनाई है। 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी देश भर के 1000 चाय स्टॉल्स पर लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये दावा करते रहे हैं कि वो बचपन में ट्रेन में चाय बेचते थे और मोदी की इसी चाय वाली इमेज का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने मोदी के साथ चाय पर चर्चा का कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। 12 फरवरी को मोदी देश के 300 छोटे बड़े शहरों के 1000 चाय के स्टॉल पर लगे LCD के जरिए लोगों से बातचीत करेंगे। इसमें मोदी न सिर्फ अपनी बात रखेंगे बल्कि लोगों के सवालों का जवाब देंगे और उनके सुझाव भी सुनेंगे। 3 बातें अहम है, जैसे कि आप शेयर करें, प्रश्न पूछें और सजेस्ट करें। तो आप कोई भी सुझाव हैं वो शेयर कर सकते हैं, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस आप बता सकते हैं और नरेंद्र भाई से आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी देश भर में 2000 से ज्यादा शहरों के करीब 10,000 चाय स्टॉल्स पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों में मोदी के अलावा बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप www.indiancag.org/चाय पे चर्चा पर जाकर अपना नजदीकी सेंटर चुनकर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। पार्टी का मानना है कि देश में आमतौर पर लोग चाय पीते वक्त ही मुद्दों और राजनीति पर चर्चा करते हैं और ये चर्चा बिना तनाव के होती है। इसलिए पार्टी ने ये योजना बनाई है ताकि देश के मुद्दों पर लोगों से स्वस्थ चर्चा हो सके। 2007 के गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी के मास्क बहुत पॉपुलर हुए थे और 2012 में उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों का संपर्क किया था। अब 2014 में नरेंद्र मोदी चाय पे चर्चा करके लोक संपर्क बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर चाय पीने आने वाले को अपनी जेब से ही चाय के पैसे देने होंगे, लेकिन अगर आप घर बैठे भी नरेंद्र मोदी की इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और विदेशी सैलानियों को खींचने के लिए क्या है सरकार का बड़ा कदम, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और चुनाव की तारीख नजदीक आते ही इलेक्शन टूरिज्म पर जोर बढ़ा। दोनों खबरें आप देखिए आगे।
भारत में विदेशी सैलानियों को खींचने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब 11 नहीं बल्कि 180 देशों के सैलानियों को भारत में वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, जिसके तहत मात्र 3 दिन में भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वीजा देगी। ये वीजा डेट ऑन अराइवल से 30 दिन तक के लिए वैध रहेगा। हालांकि पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान जैसे देशों को फिलहाल इससे दूर रखा जा रहा है। जाहिर है सरकार ने कदम भारत की घरेलू टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। वीजा ऑन अराइवल से टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं थॉमस कुक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत नारायण। नारायण साहब, बहुत स्वागत है आपका। 180 देशों के लिए आगमन पर वीजा की सुविधा से अब आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा और टूरिज्म सेक्टर पर उसका क्या असर और कितने वक्त में देखने को मिल जाएगा? सरकार ने जो ये अभी नया वीजा ऑन अराइवल का स्कीम निकाला है, जिसके अंतर्गत 180 देश के टूरिस्ट विजिटर्स इंडिया में वीज़ा ऑन अराइवल और का फैसिलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ कही है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द टूरिज्म सेक्टर, फॉर द इनबाउंड टूरिज्म सेक्टर, फॉर द होटल सेक्टर एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। करेंटली अभी तक जो हो रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 11 देशों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल था हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में आने के लिए, और 180 देश के सिटीजन्स को अब ये दिया गया है। एक बार ये फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया एज इनबाउंड टूरिज्म विल ग्रो ट्रिमेंडसली। जस्ट अगर मैं फिगर्स अभी बात करूं तो करेंटली अबाउट 68 लाख 6.8 मिलियन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, जिसे FTAs कहते हैं, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, which can shoot up tremendously once this visa on arrival scheme is completely underway. The expectation is approximately 1% of the tourism, 1% of the world tourists will come into India, which means approximately 11 million tourists coming into India from a current situation of 6.8 million by the year of 2021. But these are just stated facts. The truth of the matter is कि ये जो एक बार इम्प्लीमेंट फुल हो जाएगा सब देशों में, और आप ETA दे सकते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन दे सकते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल कर सकते हैं, उसके बाद जो बूस्ट टूरिज्म सेक्टर को आएगा, इट विल बी मच हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ 11 to 12% जो करेंटली अभी एस्टिमेटेड है। सो दिस इज़ द ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो आज के दिन हमें दिख रही है टूरिज्म सेक्टर के लिए, स्पेशली इनबाउंड टूरिज्म, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। जी बिल्कुल प्रशांत, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे बूस्ट मिलेगा टूरिज्म सेक्टर को, लेकिन यहाँ पे 180 देशों की बात हो रही है। आपने खुद कहा यहाँ पे हम 11 मिलियन टूरिस्ट की बात कर रहे हैं। क्या इसके लिए देश में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? जी, जिस तरह आप आज के दिन देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंडिया में मौजूद हो रहा है। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन इट इज़ देयर। आज के दिन में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो मुंबई, जिसका अभी फरवरी में इनाग्रेशन हुआ था, इतना बेहतरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसी तरह हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में इवॉल्व हो रहा है। ये इस सब का बेसिस यही है कि टूरिस्ट विल कम एंड एंजॉय दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर विल बी मोर टूरिज्म फ्लो इनटू इंडिया। तो एक बार ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो नेशनल टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत बूस्ट होता है, और अगर टूरिज्म सेक्टर से लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग पैसा लगाने को तैयार होते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आज के दिन भी इतना है इंफ्रास्ट्रक्चर कि आराम से जो नंबर ऑफ टूरिस्ट के लिए बात की जाती है, वो आराम से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज इंडिया को एंजॉय कर सकते हैं। आप ऐसे ही जानते हैं कि कल्चर और हेरिटेज में इंडिया से बेहतरीन कोई देश नहीं है, और बस टूरिस्ट को एक फ़ायदा होना था आने के लिए, एक ईज़ होनी थी आने के लिए, जिसका ये वीज़ा ऑन अराइवल की वजह से एक ईज़ आ जाएगी। जी प्रशांत जी, सारी बातें सही है, लेकिन क्या इस तरह के वीज़ा देने में कोई रिस्क तो नहीं है? आज के दिन में इंफॉर्मेशन सेटअप इतना ज़्यादा है, प्लस गवर्नमेंट वेरियस एजेंसीज के साथ काम करती हैं। आई एम श्योर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जब उन्होंने ये वीज़ा ऑन अराइवल का दिया है, तो naturally they have taken into consideration the fact that there could be some elements which are not
to be included in India, should not come in as tourists into India, will be excluded out of this particular paradigm. लेकिन ये सब तो चीज़ें होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल की वजह से ही हिंदुस्तान में आए. टेररिज्म तो कहीं पर भी अनफॉर्चुनेटली हो ही जाता है, इंसिडेंट सब जगह आजकल हो ही रही हैं, लेकिन ये इसमें कोई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं होती है कि अगर आपका वीज़ा ऑन अराइवल है तो उसके वजह से टेररिस्ट इंडिया में आ जाएं. ये कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं होता है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए. और अभी वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक और टूरिज्म अट्रैक्शन के बारे में. चुनाव की तारीख नजदीक है और इलेक्शन टूरिज्म जोरों पर है. और आईटी कंपनी भारी निवेश से जल्द ही खोलेगी देश भर में अस्पताल. पूरी खबर ब्रेक के बाद. देश की जानी मानी आईटी कंपनी HCL ने आज हेल्थ केयर सेक्टर में नई शुरुआत की है. कंपनी HCL एविटास के नाम से देश भर में क्लिनिक खोलेगी. हेल्थ केयर सेक्टर में पैर जमाने के लिए कंपनी की क्या तैयारी है, इस पर HCL हेल्थ केयर के वाइस चेयरमैन शिखर मल्होत्रा से बातचीत की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने. नए वेंचर की शुरुआत करने जा रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में. क्या है ये पूरा वेंचर और किस तरह से अगर हम कॉमन मैन की बात करें, आम आदमी की बात करें, उसे फायदा होगा? HCL एक कंपनी है जिसमें 38 इयर्स का तजुर्बा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और हमारा एक्सपीरियंस एजुकेशन के फील्ड में भी है थ्रू शिव नाडर फाउंडेशन, जो हमारा वो नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है. तो अगर इन दो फील्ड्स को अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को, तो दीज आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. एक और फील्ड है जो पिछले 2 साल से हम एग्जामिन कर रहे हैं और उसको वहाँ पर हम फोकस कर रहे थे एक प्रोजेक्ट स्टेज पे, एंड दैट इज़ हेल्थ केयर. हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो 3 फील्ड्स हैं, दीज विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया. As HCL Group, we want to be in all of these 3 fields, except for education, which is through Shiv Nadar Foundation. हमने जब ये जांच की और एग्जामिन किया, हमने देखा कि एक काफ़ी बहुत बड़ा नीड है जो अभी तक अनमेट है ये क्लिनिक्स के तौर पे. So the multi-specialty clinic model, which HCL Healthcare is introducing through brand of HCL Avitas, that's a very unique concept where we are putting the patient first and bringing specialty care actually to the patient. अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स, बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं. कंपटीशन भी क्या आप देखते हैं ऐसी सिचुएशन में? जो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स है जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, इट इज़ अ वेकेंट स्पेस. एक्चुअली वहाँ पर कोई ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं ही नहीं, एंड वी बिलीव कि इस स्पेस में बहुत ज़रूरी है लोगों को फोकस करना. So HCL is going to be focusing on this space, which is the like an outpatient format clinics, right? The multi-specialty clinics. So that itself is a big unmet need in India. अब आपको सोनी के लैपटॉप्स नहीं मिलेंगे. कभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेक्टर की बादशाह रही सोनी ने पीसी कारोबार से निकलने का फैसला किया है. पीसी मार्केट में सुस्ती के चलते कंपनी ने वायो ब्रांड वाले पीसी कारोबार को एक जापानी इन्वेस्टमेंट फंड को बेच दिया है. यही नहीं, डिजिटल युग से कदम ताल नहीं मिला पाने के कारण बुरे दौर से गुजर रही सोनी ने 5000 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है. यही नहीं, जापान की इस दिग्गज कंपनी ने यह कहकर चौंका दिया है कि उसे इस साल 100 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है. कंपनी अब स्मार्टफोन और टैबलेट कारोबार पर फोकस बढ़ाएगी. और आने वाले महीनों में विदेशी सैलानियों को भारत भ्रमण के साथ साथ आम चुनाव को करीब से देखने का भी मौका मिल सकता है. देश भर के टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स ने इसके लिए कमर कस ली है और कई इलेक्शन टूरिज्म पैकेज तैयार किए हैं. बिल्कुल, इसके लिए विदेशी ट्रैवल एजेंट्स के साथ भी टाई अप्स किए गए हैं. इलेक्शन टूरिज्म के इस ट्रेंड की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई. 2014 के लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई महीनों के दौरान होंगे और इसका कारोबारी फायदा उठाने की तैयारी घरेलू टूर ऑपरेटर्स ने भी कर ली है. चुनावों के दौरान भारत घूमने आए विदेशियों के टूरिस्ट स्पॉट तो दिखाए ही जाएंगे, साथ ही उन्हें इस सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल से भी रूबरू कराया जाएगा. गुजरात के टूर ऑपरेटर्स ने ऐसे कई पैकेज तैयार किए हैं जिसके तहत विदेशी सैलानी गुजरात के अलावा केरल, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में घूमकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देख सकेंगे. सुबह
पूरा ये लोग सर्किट में घूमेंगे। शाम को हम जो भी उम्मीदवार है वहाँ के, उनके साथ उनका मीटिंग करवाएंगे, गैदरिंग कराएंगे, तो उनको एक समझ में आएगा कि भाई इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हम एक साथ कर रहे हैं। गुजरात के टूर ऑपरेटर इलेक्शन टूरिज्म की इस योजना के तहत करीब 40 देशों पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए गुजरात टूरिज्म के अलावा इन्होंने देश के मेट्रो और 2 टियर शहरों में 70 एजेंट्स और बर्लिन, थाईलैंड और खाड़ी देशों के ट्रैवल एजेंट्स के साथ भी टाई अप किया है। इलेक्शन टूरिज्म के पैकेज के तहत विदेशी सैलानियों के लिए पिकअप और अच्छे होटल तो होंगे ही, साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाएं जानने वाले गाइड भी साथ होंगे। सिंगापुर, थाईलैंड, इजिप्ट और इंडोनेशिया, जो जहाँ पे लोकशाही देश नहीं है, वहाँ पे हमने ज़्यादातर फोकस किए हैं। और जैसे भी वो लोग एयरपोर्ट आएंगे, वहाँ से हमने अच्छी तरह से जैसे पिकअप करके यहाँ के जो लोकल जो अच्छे से अच्छे गाइड्स है वो हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे अच्छे टूर मैनेजर भी उनके साथ अप्रोच करेंगे। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के टूर ऑपरेटर्स ने इलेक्शन टूरिज्म के जरिए अच्छा बिजनेस हासिल किया था। ऐसे में इस बार उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका स्पेशल टूर पैकेज विदेशी सैलानियों को खूब लुभाएगा। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज एट 9 में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।